रुकिए, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप भी उन करोड़ों भारतीयों में से हैं जो आज भी कच्चे मकान, टिन की छत या किसी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, और अगर आपने यूट्यूब या सोशल मीडिया पर यह सुना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 80,000 रुपये की पहली किस्त आ रही है, कहीं 60,000 रुपये तो कहीं सिर्फ 40 रुपये जैसी अजीब अजीब रकम बताई जा रही है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। वजह साफ है, जो जानकारी आज सोशल मीडिया पर घूम रही है उसमें से ज्यादातर या तो अधूरी है या पूरी तरह गलत, और अगर आपने सही सच्चाई समय रहते नहीं जानी तो हो सकता है आपका हक का पैसा अटक जाए। आज मैं आपको बिल्कुल साफ और सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर बताने वाला हूं कि पहली किस्त में असल में कितनी रकम आती है, पैसा किस तारीख के आसपास आपके खाते में ट्रांसफर किया जाता है, किन लोगों का नाम लिस्ट से हटाया गया है और इसके पीछे असली वजह क्या है। साथ ही यह भी समझाऊंगा कि आप बिना किसी एजेंट, दलाल या खर्च के खुद अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दिया तो एक छोटी सी गलती आपकी फाइल को रिजेक्ट करा सकती है या भुगतान महीनों तक रोक सकती है। यह पूरी जानकारी किसी अफवाह पर नहीं बल्कि सरकारी दस्तावेजों और मंत्रालय के आधिकारिक निर्देशों पर आधारित है, इसलिए अंत तक बने रहना आपके ही फायदे में है। अब जरा 2026 के बजट की तरफ ध्यान दीजिए। सरकार ने इस बार बिल्कुल साफ संकेत दे दिया है कि हाउसिंग फॉर ऑल अब सिर्फ भाषणों की लाइन नहीं रह गई है, बल्कि इसे इस साल की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि वे परिवार जो पिछले 2 या 3 सालों से सिर्फ इंतजार कर रहे थे, जिनकी फाइल कभी सर्वे के नाम पर तो कभी तकनीकी वजहों से अटक गई थी, उनके लिए इस बार अलग से फंड का प्रावधान किया गया है। सरकार ने खुद यह माना है कि बीते वर्षों में सर्वे की गड़बड़ियों, दस्तावेजों की छोटी छोटी गलतियों और आधार बैंक लिंकिंग जैसी समस्याओं की वजह से लाखों पात्र परिवार योजना से बाहर रह गए थे। यही कारण है कि इस बार नियमों में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना होगी। नियमों में बदलाव का मतलब यह नहीं है कि हर किसी के खाते में अपने आप पैसा आ जाएगा। योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो सरकारी मानकों के अनुसार वास्तव में जरूरतमंद हैं और जिनकी जानकारी सिस्टम में सही तरीके से दर्ज है। इसलिए अगर आपने सोचा कि बस नाम डाल दिया और पैसा आ जाएगा तो यह सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर, पहली किस्त आखिर कितनी है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। कहीं 80,000 रुपये बताया जा रहा है, कहीं 60,000 रुपये और कहीं तो सिर्फ 40 रुपये की बातें की जा रही हैं। सच्चाई यह है कि पहली किस्त की राशि तय नियमों और स्टेज के हिसाब से दी जाती है, न कि किसी वायरल वीडियो के हिसाब से। सरकारी सूत्रों के अनुसार फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में एक बड़ा डीबीटी कार्यक्रम प्रस्तावित है। संभावना है कि 15 से 20 फरवरी के बीच प्रधानमंत्री के माध्यम से करोड़ों लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त सीधे ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन यह पैसा तभी आएगा जब आपकी फाइल पूरी तरह क्लियर होगी और सभी जरूरी शर्तें पूरी होंगी। यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है, क्योंकि बहुत से लोग इसी स्टेज पर चूक कर बैठते हैं। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि किन वजहों से नाम लिस्ट से कट रहा है, किन दस्तावेजों की वजह से पैसा अटक जाता है और कैसे आप समय रहते अपनी गलती सुधार सकते हैं, ताकि जब डीबीटी आए तो आपका नाम उसमें जरूर शामिल हो। सरकार का आकलन है कि 25 फरवरी तक सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त पहुंच जानी चाहिए। इसलिए अगर 15 फरवरी को आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और सभी खातों में एक ही दिन पैसा आना जरूरी नहीं होता। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, पहली किस्त की रकम आखिर कितनी होती है। यहाँ सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया गया है, क्योंकि सच्चाई यह है कि पहली किस्त सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आपका मकान किस स्टेज पर स्वीकृत हुआ है, आपका क्षेत्र ग्रामीण है या शहरी, और आपने पहले कभी इस योजना के तहत कोई किस्त ली है या नहीं। कई मामलों में पहली किस्त बहुत छोटी रकम की होती है, जैसे 40 रुपए, 100 रुपए या 500 रुपए। इसे देखकर लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि उनके साथ धोखा हो गया, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। यह छोटी रकम योजना को सिस्टम में एक्टिवेट करने के लिए भेजी जाती है, जिसे तकनीकी भाषा में एक्टिवेशन ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि आपकी फाइल पूरी तरह सिस्टम में चालू हो गई है। इसके बाद जो अगली किस्तें आती हैं वही असली निर्माण सहायता होती हैं और उनकी राशि कहीं ज्यादा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल सहायता राशि सामान्यतः करीब 1,20,000 रुपए तक होती है, जबकि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में यह राशि 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। इसके अलावा
शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की अलग से सहायता दी जाती है। अगर लाभार्थी मनरेगा में पंजीकृत है तो निर्माण कार्य से जुड़ी मजदूरी की राशि भी सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इस तरह कुल मिलाकर सहायता राशि लगभग 1.5 लाख रुपए या उससे थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन यह पूरा पैसा एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग किस्तों में दिया जाता है। अब यहाँ एक बेहद जरूरी शर्त समझना बहुत जरूरी है। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और साथ ही NPCI मैपिंग भी पूरी होनी चाहिए। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि सिर्फ आधार लिंक होना काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर NPCI मैपिंग नहीं हुई है तो DBT के जरिए भेजा गया पैसा आपके खाते में नहीं आएगा और वापस चला जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद बैंक जाकर आधार लिंकिंग के साथ साथ NPCI मैपिंग की स्थिति भी कंफर्म कर लें। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार पूरा भुगतान केवल DBT के माध्यम से होगा। कोई प्रधान, सचिव या एजेंट बीच में नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति योजना के नाम पर आपसे पैसे मांगता है तो समझ लीजिए वह पूरी तरह अवैध है। अब बात करते हैं नाम कटने की, जो इस समय सबसे बड़ा डर बना हुआ है। बहुत से लोगों का सवाल है कि जिनका नाम पहले सूची में था उनका नाम अब क्यों हटा दिया गया। सरकार ने साफ कर दिया है कि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो वास्तव में बेघर हैं या बेहद कच्चे मकान में रह रहे हैं। इस बार डेटा का दोबारा सत्यापन किया गया है और इसी प्रक्रिया में कई नाम सूची से हटाए गए हैं। अगर किसी परिवार के पास पहले से पक्का मकान है, मोटरसाइकिल या स्कूटर है, फ्रिज है या मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक है तो ऐसे मामलों में नाम हटाया जा रहा है। हालांकि केवल साइकिल होना या साधारण मोबाइल फोन रखना किसी को अपात्र नहीं बनाता। सरकार का फोकस उन परिवारों पर है जो आज भी झोपड़ी, टीन की छत या कच्ची दीवारों वाले घरों में रहने को मजबूर हैं और प्राथमिकता उन्हीं को दी जा रही है। इस बार एक बड़ा बदलाव यह भी किया गया है कि घर का मालिकाना हक महिला के नाम पर या महिला के साथ संयुक्त रूप से होना अनिवार्य किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में उनकी भूमिका और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगी। साथ ही सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि कई बार तकनीकी खामियों या सर्वे में हुई गलतियों की वजह से सही और पात्र लोगों का नाम भी छूट जाता है। इसी कारण अब ब्लॉक और पंचायत स्तर पर नए सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं जो गांव-गांव जाकर घरों की स्थिति की फोटो ले रहे हैं। अगर अभी तक आपके घर पर सर्वे टीम नहीं पहुंची है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका नाम काट दिया गया है। संभव है कि आपका मामला वेटिंग लिस्ट में हो। ऐसे में स्थानीय पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से समय समय पर जानकारी लेते रहना जरूरी है। अब किस्तों की नई व्यवस्था को भी समझ लीजिए। सरकार 4 किस्तों की प्रणाली पर गंभीरता से काम कर रही है ताकि निर्माण के हर चरण पर समय से सहायता मिलती रहे। पहली किस्त नींव के काम के लिए दी जाएगी। दूसरी किस्त तब जारी होगी जब दीवारें खड़ी हो जाएं और मकान छत के लेवल तक पहुंच जाए। तीसरी किस्त छत की ढलाई के समय और चौथी किस्त प्लास्टर, फिनिशिंग और पेंट के लिए दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गरीब परिवारों को बीच में साहूकारों या कर्ज के जाल में नहीं फंसना पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार ने नए मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी का भी प्रावधान किया है। PM सूर्योदय योजना के तहत अलग से लाभ मिल सकता है, जिससे आने वाले समय में बिजली का बिल लगभग 0 तक हो सकता है। लेकिन कुछ जरूरी सावधानियां भी हैं। पहली किस्त मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करना जरूरी होगा। निर्माण की फोटो और प्रगति रिपोर्ट समय पर अपलोड करनी होगी, वरना अगली किस्त रोकी जा सकती है। अगर जमीन से जुड़ा कोई विवाद है या दस्तावेज अधूरे हैं तो पहले उन्हें पूरा करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज